हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम कि गॉस थ्योरम क्या होती है, किस तरह से उससे हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम गॉस थ्योरम की मदद से कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को डिटेक्ट कर रहे हैं और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं किससे? गॉस थ्योरम से। तो बच्चों, जो गॉस थ्योरम होती है वो हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराती है फ्लक्स और किसके बीच में? चार्ज। वो चार्ज जो इनक्लोज्ड होता है किसी सरफेस के द्वारा। यानी कि मैंने क्या बताया कि गॉस थ्योरम हमें क्या प्रोवाइड करा रही है बच्चों? तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface and charge enclosed within surface। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करती है? तो गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप देती है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो क्लोज सरफेस है उसने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज किया है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देने का काम करती है। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले उसे देख लेते हैं। तो कह सकते हैं गॉस थ्योरम स्टेट दैट the total electric flux through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया कि गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के कि उस सरफेस ने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज किया है। क्लियर है बात इतनी? तो क्या हुआ, हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो हो गया E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, ये कहाँ से आया। अभी फिलहाल बस ये समझिए कि गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप दे रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इनक्लोज चार्ज के बीच में, और वो कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, कि उस क्लोज सरफेस ने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज किया है उसके इक्वल होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, मैंने क्या किया बच्चों, एक चार्ज ले लिया Q चार्ज। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक Q चार्ज है और मैं इसे एक क्लोज सरफेस से क्या कर रहा हूं? इनक्लोज्ड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये एक हमारे पास Q चार्ज था जिसे मैंने एक गॉसियन सरफेस, जो क्लोज सरफेस है बच्चों उसे बोलते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। इसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो भी हमने इस चार्ज को जिस सरफेस से इनक्लोज किया है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो मैं कह सकता हूं कि गॉसियन सरफेस क्या है? hypothetical surface enclose the charge, या हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस भी बोल सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोज द चार्ज। ठीक है बच्चों, ऐसी सरफेस जो क्या कर रही है बच्चों? चार्ज को इनक्लोज करने का काम करती है, ऐसी क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर है इतनी बात? मैंने क्या करा, एक चार्ज Q लिया है, उसको एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब मैं क्या करता हूं, इस जो इनक्लोज सरफेस है उस पर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। एक बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, ये सही है।
आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि हमारे पास जो एरिया हम लेंगे उसे हम एक ऐसे वेक्टर क्वांटिटी ले रहे थे और उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी और आउटवर्ड होगी। तो मैं इस डायरेक्शन में ले सकता हूं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसी की डायरेक्शन भी यही है, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पिछली क्लास में बच्चों हमने देखा था जो हमारा फ्लक्स होता था उसका फॉर्मूला आपने देखा था क्या, E.ds, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के नॉर्मल है और ये एरियल वेक्टर भी नॉर्मल है उस पॉइंट पर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, E.ds cos 0, और आपको पता है cos 0 क्या होता है, 1। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा E.ds। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखो बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/4πε0r², हाँ या ना। और जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है उसका हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, तो 4πr²। तो 4πr² क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो फ्लक्स आ गया वो क्या आ गया, Q/ε0। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज आपके पास था, आपने उसे एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। उस सरफेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपकी किसी भी शेप एंड साइज की हो सकती है, किसी भी, ये जो है इसकी जो शेप एंड साइज होता है एनी शेप एंड साइज आप ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखोगे कि जब आप इसका यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करोगे, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप बच्चों निकालोगे तो आप ऐसी गॉसियन सरफेस लेना जिसका सरफेस इंटीग्रल आप निकाल सको। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि गॉस थ्योरम हमसे कहती है कि कोई भी अगर चार्ज है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज सरफेस से इनक्लोज करते हैं, तो जो फ्लक्स उससे पास होता है वो फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है उसके जो उसने उस सरफेस ने, क्लोज सरफेस ने अपने अंदर चार्ज लिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारा स्टेटमेंट भी आ गया, एक्सप्रेशन भी आ गया। चलो तो जल्दी से लिखो, फिर आगे देखते हैं कि इसको हम और किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे, लिख लिया होगा आपने। अब देखो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो भी आप फ्लक्स ले रहे हो, जो भी, अगर वो चार्ज अंदर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया था ना, Q/ε0, याद है। चलो भाई उसी का मैं एक यूज़ करके एक और तरीके से इस एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कैसे। तो बच्चों मैंने क्या कर रहा है कि n चार्ज लिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, कितने चार्ज, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया, Qn, और इसको मैंने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है, कुछ चार्ज मेरे क्या हैं, बाहर हैं, जैसे Q1 डैश, Q2 डैश, Qn डैश, हाँ या ना, ठीक है। और एक पॉइंट ले लिया है P, इस पॉइंट पर मैं इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। किस पर, इस पॉइंट पर। अब देखो इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इन सभी की वजह से क्या होगा, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखी थी कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इंडिविजुअली हम क्या करते थे, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे और उनका वेक्टर एडिशन करते थे, याद है। तो ये तो वो हैं जो हमारे अंदर हैं, किसके, क्लोज सरफेस के। अब उन्हें देखते हैं जो क्लोज सरफेस के बाहर हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया E1 डैश, दूसरा ले लिया E2 डैश एंड सो ऑन En डैश। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि मैंने क्या करा है, n चार्ज लिए हैं जिसको मैंने क्लोज सरफेस के अंदर लिया है, बाकी के जो n चार्ज हैं वो बाहर हैं, फिर उन सभी की वजह से मैंने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब आपको याद होगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, E.ds, हाँ या ना, सबकी वजह से मैं निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं
तो मैं लिख सकता हूं बच्चों E1 इंटू डी एस प्लस E2 इंटू डी एस एंड सोन En इंटू डी एस। ये तो वो हैं जो हमारे कहाँ हैं, अंदर हैं। अब बाहर वाले की वजह से देखो तो क्या हो जाएगा, E1 डैश इंटू डी एस और E2 डैश इंटू डी एस एंड सोन हमारे पास आ गया En डैश इंटू डी एस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बच्चों दो बातें बताई थी कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर है, इनक्लोज्ड है, कोई भी सरफेस हो, जैसे Q चार्ज है और ये इनक्लोज होता था, तो याद करो मैंने बताया था इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, बताया था। और मैंने आपको बताया था किसका यूज करके, याद करो, मैंने आपको सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से बताया था, एक बार को आप देखना उसको। और अगर कोई भी चार्ज बाहर होता था तो उसकी वजह से जो फ्लक्स हम लेते थे वो जीरो लेते थे। क्यों लेते थे? देखो बच्चों, अगर मान लो ये चार्ज रखा हुआ है बाहर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, मान लो ये जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस तो ये है और इसमें जो आपके एरिया एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इधर ही होगी, जिसको मैंने एन कैप से दिखाया था। और जबकि यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो इसकी वजह से जो आपको फ्लक्स मिलेगा बच्चों वो निगेटिव था और इसकी वजह से जो फ्लक्स मिल रहा था वो पॉजिटिव था, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या था, जीरो। इसलिए मैंने आपको बताया था अगर कोई बाहर चार्ज है तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा और अंदर है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, इसकी वजह से Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं और इसकी वजह से Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इन सभी की वजह से बच्चों क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज सारे के सारे कहाँ हैं, बाहर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट, I की वैल्यू 1 से लेके N तक है, समेशन ही तो हो रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो फ्लक्स आ गया वो आ गया इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको क्या बताया गॉस थ्योरम में, मैंने आपसे कहा कि गॉस थ्योरम हमें एक रिलेशनशिप देती है किसके बीच में, एक फ्लक्स और एक चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। यानी कोई भी क्लोज्ड सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है और उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है। स्टेटमेंट बोलता है कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है। दो तरीके से मैंने आपको बताया और ये बताया कि जो सरफेस उसको इनक्लोज कर रही है वो सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होती है, उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस को हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लें जिसका हम सरफेस इंटीग्रल निकाल सकें। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब देखो, लिख लिया ये, जल्दी से इसको लिखो। अब देखो बच्चों, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम इस गॉस थ्योरम का यूज़ करके बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं या नहीं। भाई बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, करेंगे भी इसका एप्लीकेशंस में। लेकिन देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सी चीज़ें पता होने के बाद भी हम नहीं निकाल पाते। जैसे आपके पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये थ्योरम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएगी। क्यों नहीं? देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें इसकी। जैसे कि गॉस थ्योरम जो होती है, गॉस थ्योरम में सबसे पहली बात, आप किसी भी शेप एंड साइज की गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, एनी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, जो आपका मन करे उस शेप की आप गॉसियन सरफेस को ले सकते हैं, हाँ या ना। दूसरा, आप गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, निकाल सकते हैं, ओके। और गॉस थ्योरम सिर्फ
उन्हीं चार्ज को ले रही है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है, बाहर कुछ लेना देना नहीं होता। सिर्फ किनकी वजह से होता है कि जो भी आपका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके द्वारा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली किसकी वजह से, इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई आपको क्या पूछा जाता है कि भाई मैं तुमसे कहूं कि ये गॉसियन सरफेस है और ये Q1 Q2 है और ये Q1 डैश और Q2 डैश है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्ज की वजह से है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फ्लक्स ओनली इन दोनों की वजह से है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से है, जो इनक्लोज हैं, लेकिन इनकी और इनकी दोनों की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से होता है, चाहे वो इनक्लोज्ड हो या ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज की वजह से होता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास क्या है, एक डाइपोल मैं ले लूँ -Q + Q, सही है। टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या है, अगर मैं इनक्लोज चार्ज की बात करूँ तो 0 है, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक लिमिटेशंस भी कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उन्हीं की वजह से मिल रहा है जो इनक्लोज चार्ज हैं, लेकिन डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है, लेकिन ये गॉस थ्योरम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करा पाएगी क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, 0 है। क्लियर है इतनी बात। चार्ज है लेकिन तब भी फ्लक्स क्या आ रहा है, 0, क्योंकि Q इनक्लोज्ड क्या आ रहा है, 0। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों जो हमारा गॉस लॉ होता है वो सिर्फ उन फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, यानी कि जो भी R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर है इतनी बात, ओके। और अगर किसी मीडियम में अगर बच्चों आप चार्ज को रख रहे हैं, किसमें, किसी मीडियम में, तो हमारा जो फ्लक्स होगा बच्चों वो हमारा होगा Q/ε, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/K/ε0। जो बच्चों हमारा K है वो हमारा क्या होता था, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता था, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/R/ε0, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें क्या याद रहेगा, सिर्फ हम उसी को फ्लक्स में इंक्लूड करेंगे जो चार्ज हमारा क्या है, उस इनक्लोज यानी गॉसियन सरफेस के अंदर है। अगर कोई भी चार्ज बाहर है उस सरफेस से, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। कोई भी शेप एंड साइज की आप गॉसियन सरफेस ले सकते हो, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो 0 है, इसलिए फ्लक्स भी 0 है। या आप इसे लिमिटेशंस में बोल सकते हैं कि भाई डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इस गॉस लॉ से हमें वो नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो है, टोटल चार्ज जो इनक्लोज हो रहा है वो 0 आ रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या है, 0 है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों, अब हम इसकी मदद से हम कूलम्ब्स लॉ निकालते हैं कि भाई डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्लियर है इतनी बात, चलो भाई देखते हैं। और इसकी मदद से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक बात तो मैंने बताई थी आपको कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन करके कि किस तरह से आप निकालेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो भाई अब देखते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा, एक +Q चार्ज लिया हुआ है, आइसोलेटेड +Q चार्ज, और उसको बच्चों एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया।
क्या कर दिया है, एक गॉसियन सरफेस से, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया है। ठीक है भाई, इसकी जो रेडियस है वो मैंने r ले ली है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो भी आप पॉइंट लेंगे सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस को ले लेता हूँ, उस पर एरियल वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। ठीक है भाई, अब देखो क्या कहता था फ्लक्स बोलता था हमारे पास E डॉट ds, यही तो होता था। एंगल कितना है बच्चों, तो एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो हो जाएगा E, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। और सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उस पॉजिटिव चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया है और हमारे पास ये आ गया। अब यूजिंग करते हैं किसको, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या थी गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम कहती थी जो भी फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज, कोई भी इनक्लोज सरफेस से जितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। ठीक है भाई, दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई ε0 r स्क्वायर। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास सरफेस दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज ले लेता हूँ Q0, तो जो फोर्स होता है आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू QE, तो मैं E की वैल्यू रखता हूँ तो आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई ε0 r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम बहुत आसानी से गॉस लॉ का यूज़ करके, गॉस थ्योरम का यूज़ करके कूलम्ब्स लॉ को भी बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये बात दिमाग में रखना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दी कि क्या है गॉस थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई भी क्या लिया हुआ है चार्ज है हमारे पास, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होगा कि जो सरफेस आपका टोटल चार्ज इनक्लोज कर रही है। क्लियर है इतनी बात। फिर हमने देख लिया क्या कि भाई कूलम्ब्स लॉ को हम किस तरह से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, किससे, गॉस थ्योरम से। क्लियर है, दो चीजें क्लियर होगी बिल्कुल। अब देखते हैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फर्स्ट हम देख रहे हैं, तो मैं आपको बताया था कि जो भी फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q अपॉन ε0। यही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड करता है कि उस क्लोज सरफेस से कितनी पास हो रही हैं। Q हमें बच्चों कितना दिया हुआ है, तो 1। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1.13 इंटू 10⁻11। तो इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं किससे, 1 कूलम्ब से। क्लियर है इतनी बात, ओके। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फेस। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब से आपकी जो फेस है उस फेस के सेंटर पर एक चार्ज Q रख दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हमें यह बताना है इससे कितना फ्लक्स होगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो ये पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, ये तो पता है कि हमें टोटल फ्लक्स कितना होता है, ये तो हमें पता है भाई। टोटल फ्लक्स जो होगा वो तो सिंपल सी बात है Q अपॉन ε0 होगा, लेकिन इस क्यूब से कितना होगा। तो सपोज करो आपके पास ऐसा एक क्यूब है, ये
इस क्यूब के इस फेस पर, इस यहाँ पर आपने क्या रख दिया है, एक चार्ज रख दिया। अब देखो इस सरफेस को अगर आप देखोगे तो एक सरफेस ये है, ये जो सरफेस होगी बच्चों इस क्यूब में, और अगर मैं एक क्यूब बिल्कुल ठीक इधर ले लूँ, मतलब समझो कि भाई आपके पास बच्चों ये क्यूब है और इस सरफेस से ही लगा हुआ आप एक क्यूब इधर भी ले सकते हैं, मतलब एक क्यूब इधर और एक क्यूब इधर, तो दो क्यूब हो जाएंगे ना ऐसे, बिल्कुल इस सरफेस से एक क्यूब इधर हो जाएगा और एक क्यूब इधर हो जाएगा, तो दो हो जाएंगे। यानी कि इस चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दो क्यूब से होता है। जैसा आपने सॉलिड स्टेट में देखा था कि सॉलिड स्टेट में जब भी हम किसी एटम को रखते थे तो उस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो हाफ होता था, या नहीं है। यानी कि यहाँ अगर चार्ज इस सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ सामने, तो इस सरफेस से एक क्यूब इधर हो सकता है और एक क्यूब इधर हो सकता है, यानी कि दो क्यूब हो सकते हैं बिल्कुल इस सरफेस से लगे हुए। तो अगर मैं ये बात पूछूं कि अगर दो क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, तो सिंपल सी बात है Q अपॉन, इस मतलब सिंपल सी बात है इसका हाफ हो जाएगा। नहीं है क्लियर? देखो भाई मैंने आपको बताया कि ये जो सरफेस आपकी है, इस सरफेस से एक क्यूब इधर हो सकता है और एक क्यूब इधर हो सकता है, दो क्यूब हो सकते हैं। जो लाइंस आएंगी, आधी लाइंस इधर से जा रही होंगी और आधी लाइंस इधर से जा रही होंगी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो भी फ्लक्स होगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? तो पहला हो गया एट द सेंटर ऑफ फेस। तो आप दिमाग में रखोगे जो फेस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है दो क्यूब से है और एक क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स का हाफ होगा। अगला कह रहा है कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। अब जो है इसे आप फटाफट लिखो, मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है उसके कॉर्नर पर रख दिया है। कहां पर रखा हुआ है? कॉर्नर पर। चलो भाई, इस तरह से आपका एक क्यूब है और इस क्यूब के कहां पर रखा हुआ है? कॉर्नर पर, यहां पर इस कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिया है क्यूब। अब ये देखो, इस कॉर्नर से अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई ये आपका क्यूब है, इस कोने पर रखा हुआ है। अब इस कोने पर अगर देखो कि कितने क्यूब बन सकते हैं, एक क्यूब ये है, एक इसके बराबर में हो सकता है और दो ठीक इसके सामने हो सकते हैं, मतलब चार क्यूब तो नीचे हो गए, 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर। यानी कि इस जो हमारी ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने से हो रहा है? तो 8 क्यूब से हो रहा है। नहीं समझाया? एक क्यूब, एक इसके बराबर वाला, एक इसके जस्ट इधर और एक इधर, मतलब 4 क्यूब नीचे और 4 जस्ट उसके ऊपर है। यानी कि ये जो कोना आपको नजर आ रहा है ये 8 क्यूब में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो एक से कितना देगा? सिंपल सी बात है, 1/8 देगा। तो क्लियर होगी इतनी बात कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक वो रख देता हूं चार्ज पार्टिकल को, तो इस चार्ज पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है एक से कितना होगा? तो मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना? यानी कि अगर मैं किसी कॉर्नर पर रखता हूं तो उस कॉर्नर से 8 क्यूब में उसका एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 8 जो क्यूब है उनसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक से कितनी जाएंगी? तो 1/8 जाएंगे। अब देखो बच्चों, जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो ऐसे जा रही होंगी। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जो ये हमारे पास जिस सरफेस पर ये रखा हुआ होता है, अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो 1 2 और 3, ये जो 3 सरफेस हैं, इन 3 सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कट कर रही होगी। क्यों नहीं? अब खुद सोचो, आप उस कोने पे बैठे हो एक, या इस कोने पे बैठे हुए हो, और इस कोने से अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ भी आपने तीर ले लिया अर्जुन की तरह और तीर छोड़ना शुरू करो, तो भाई ये वाले सरफेस से तो आप नहीं तीर मार सकते ना। वहां से जो लाइनें जाएंगी वो सिर्फ या तो इस सरफेस को या इसके पीछे को या इन 3 सरफेस से ही इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी ये। यानी कि जो ये वाली है और जो ऊपर वाली है और जो पीछे वाली है, उनसे कोई भी फ्लक्स का योगदान नहीं होगा। सिर्फ कितनी से होगा? मतलब समझ लेना आप कि जो इस कोने से जुड़ी हुई सरफेस हैं उनका तो काम ही खराब है।
यानी कि उन सरफेस को आप हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि उनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही हैं, कट ही नहीं कर रही हैं नॉर्मली। हमें सिर्फ उनसे मतलब होता है जो क्या कर रही हैं। आपको याद करो कि फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि भाई हम उनको लेते थे जिससे लाइन कट कर रही हो, नॉर्मली पास कर रही हो। इन तीनों सरफेस से कभी भी लाइंस नहीं जा रही होंगी। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, जो इस कोने से जुड़ी हुई सरफेस होंगी उन तीनों को हटा दो। अब हमारा मतलब तीन से पड़ रहा है, तो फ्लक्स थ्रो, अब मैं कह सकता हूं फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हम एक सरफेस की बात करते हैं तो इसका 1/3 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 24 एप्सिलॉन नॉट। पहले हमने ये देखा कि जो कॉर्नर पे रखा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन कितने से हो रहा है, तो भाई वो 8 से है, तो 1 से कितना हो गया? तो 1/8 हो गया। फिर हमने देखा जो इस कोने से जुड़ी हैं 3 सरफेस है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि भाई उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही होंगी। काम की सिर्फ कौन सी हैं? जो बाकी की 3 बची हुई हैं, एक ये सामने वाली, एक इधर और एक नीचे वाली, तो 1/3 कर दिया। क्लियर है इतनी बात? दोनों समझ में आ गए कि अगर सरफेस के सेंटर पर रखा तो हाफ होगा, कोने पर रखा तो 1/8 होगा, और अगर सरफेस से बात करें तो 1/24 होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास कहता है फाइंड फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज Q प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो भाई, थर्ड का अगर ए फिगर देखो तो ये जो सरफेस है बच्चों वो क्लोज है पूरी, और इससे मैं अगर फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स आपको पता ही है क्या होता है, Q/ε0, चाहे वो सरफेस कैसी भी हो। अब देखो, इससे ये बाहर है, मैंने बताया था अगर चार्ज उस इनक्लोज सरफेस के बाहर है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो दूसरे का फ्लक्स क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई तीसरे पाते हैं। तीसरे में सरफेस क्लोज नहीं है। अगर देखो बच्चों, मैं क्लोज करता हूं तो मुझे पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जो हमें फ्लक्स चाहिए वो हमें सिर्फ कितने से चाहिए? इससे। और अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो आपकी जो गिवन सरफेस है वो टोटल सरफेस का कितना पोर्शन है? आधा, है ना भाई। इसमें तो सरफेस पूरी बंद थी, इसमें सरफेस के बाहर है, जबकि इसमें क्लोज नहीं है। अगर आपको क्लोज करना है तो आपको ये पोर्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये पोर्शन, इस पोर्शन क्या है? दोनों बराबर है, या कह सकते हो टोटल पोर्शन का ये पोर्शन कितना है? आधा। यानी कि चारों तरफ से जा रही होंगी लाइंस, तो इस वाले सरफेस से उतनी जाएंगी जितनी इस सरफेस से जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूं जो फ्लक्स होगा वो टोटल जो हमारा था उसका हाफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है? यानी कि तीनों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। पहले में पूरा सरफेस इनक्लोज्ड है, इनक्लोज सरफेस है तो फॉर्मूला सिंपल है, Q/ε0, बाहर है तो 0, इसमें इनक्लोज नहीं था। अगर आप इनक्लोज करोगे तो जो भी आपका फ्लक्स होगा वो आधा होगा ऊपर वाली सरफेस से और आधा होगा नीचे से। तो हमें सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है, तो जो फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया? Q/2ε0। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? इस एक फिगर गिवन है जिसके अंदर आपको 5 चार्जेस दिए हुए हैं और एक कॉइन दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात? तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ ये देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज हैं, बस आपको ये देखना है। यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो Q�enclosed/ε0 है। Q इनक्लोज्ड है Q1, Q2 और Q3, और तो सब बाहर है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनसे मतलब है जो चार्ज उस सरफेस के अंदर हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? तो 3.1 नैनोकूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है? तो -5.9 इंटू 10⁻⁻9, और Q3 है -3.1 इंटू 10⁻⁻9, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। आपके पास बचेगा -5.9 इंटू 10⁻9 और 12 हो जाएगा 3/8.85। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 666.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होगा। बहुत आसान है, बस आपको क्या देखना है कि कितने चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, फिर सिंपल सा आपको रिलेशन लगा देना है गॉस थ्योरम का। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी 2 बार आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, आपके पास 2 कंसेंट्रिक स्फीयर हैं जिनके अंदर चार्ज आपको Q और 2Q दिए हुए हैं। पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। देखो अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं S1 से, किससे? फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूं इलेक्ट्रिक
फ्लक्स थ्रू S1। तो एक बात बताओ, S1 के अंदर कौन कौन से चार्ज नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक ही चार्ज है Q, तो फॉर्मूला आपको पता ही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2। अब ये देखो कि S2 के अंदर, तो अगर मैं S2 की बात करता हूं तो दोनों चार्ज आ गए, 2Q भी आ गया और Q भी आ गया। तो आपको पता है Q और 2Q मिलके कितने होते हैं? तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो सिंपल हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। सेकेंड पार्ट जो कहता है कि वो कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस इन द साइड S1। अगर मैं इसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर देता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। कह रहा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2। अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ S2 और S1 के बीच में भर रहे हैं, तो क्या S1 पर फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, तुम उसके बाहर कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मीडियम भर रहे हैं वो इस बार यहां भर रहे हैं। कहाँ भर रहे हैं? इसके बाहर। तो क्या इससे फ्लक्स पर फर्क पड़ेगा? नहीं। तो फ्लक्स जो रहेगा वो नो चेंज, यानी कि सिंपल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट लिखो। देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली 5 1 and 2। हमारे पास जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो गिवन है। तो जो हमारे पास बच्चों नेट फ्लक्स हुआ वो कितना हो गया? 5 माइनस 5 यानी कि जो एंटर कर रहा है और जो बाहर निकला। तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या करा? जो फ्लक्स एंटर कर रहा है और जो फ्लक्स निकल रहा है, निकलने वाले फ्लक्स में से एंटर वाले फ्लक्स को माइनस किया और उससे हमारा नेट फ्लक्स आ गया। फिर हमने गॉस थ्योरम का यूज करके चार्ज निकाल दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 5 माइनस 5 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, 7th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। Can I point charge plus 10 microcoulomb is a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure? What is the magnitude of electric flux through the square? देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब आप देखें, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर यानी कि एक स्क्वायर फेस दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्यूब है, ध्यान से सुनना बात को, बिल्कुल ध्यान से, कि मेरे पास एक क्या है? क्यूब है, जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से देखो, मैंने कौन सी फेस ले ली? जो नीचे वाली फेस है वो ले ली है। ये मेरी एक फेस है, इसकी जो है ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, मैंने एक क्यूब ले लिया है। उस क्यूब की एक सरफेस ये है जो नीचे वाली है, बाकी की 5 सरफेस मैंने ले ली और बिल्कुल सेंटर में यहाँ से 5 सेंटीमीटर यानी कि सेंटर पर एक चार्ज रखा है, ऐसा आप सोचो। यानी कि आपके पास एक क्यूब है, वो उस क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है और नीचे आपकी एक फेस है, उससे आपको फ्लक्स निकालना है। तो ऐसे सोचो ना कि आपके पास 6 सरफेस हो गई, तो आपसे सिर्फ एक सरफेस से यानी कि एक सरफेस से या एक फेस से फ्लक्स पूछा है ना। यानी कि अगर मैं एक क्यूब लेता हूं और उसके अंदर एक चार्ज रख देता हूं और आपसे कहूं कि सिर्फ एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना। वही क्वेश्चन ये है। आप क्या सोचो, ये एक वो सरफेस है जो एक किसी क्यूब की है और आपसे ये पूछा गया है कि एक फेस से होने वाला क्या फ्लक्स होगा, तो आप निकाल सकते हैं। टोटल फ्लक्स आपको पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस से कितना हो जाएगा? 1/6। तो कितना फ्लक्स होगा इससे? 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम, हाँ या ना। और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। डिवाइड करोगे तो बच्चों 1.88 × 10⁻⁵
आएगा, इतना फ्लक्स हमारा होगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि आप इसे एज ए ट्रीट कैसे करेंगे कि आप ये मान के चलें कि ये एक क्यूब की सरफेस है, तो यानी कि अगर सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है तो चारों 6 की 6 फेस से कितना फ्लक्स जाता है, तो 1/6 Q/ε0। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके, पेनिट्रेट्स ए क्यूब डायगोनली एंड देन पेनिट्रेट्स ए स्फीयर डायमेट्रली। मतलब अगर हम डायगोनली एक क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या लीनियर चार्ज है जिसको हम कैसे रख रहे हैं, इसके डायगोनली रख रहे हैं। तो देखो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों से कितना फ्लक्स होगा। आपको पता है फ्लक्स सिंपल होता है Q/ε0, और आपको पता है लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ या ना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होती थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो डायगोनल की लेंथ क्या होती है क्यूब की, √3 इंटू साइड। अगर मैं चार्ज निकालूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, √3a इंटू लैम्डा। समझ में आ गया √3a क्यों? क्योंकि बच्चों जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, √3 इंटू साइड, लेंथ ऑफ क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं। अब फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स किससे, क्यूब से। क्या हो जाएगा, √3a λ/ε0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसकी लेंथ की अगर बात करता हूं तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, और डायमीटर की लेंथ होती है 2 इंटू रेडियस। तो बच्चों अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, 2aq इंटू लैम्डा। समझ में आ गया, 2a क्या है, सॉरी q नहीं आएगा, 2a इंटू λ/ε0। q हो क्या गया इसके लिए, 2a इंटू लैम्डा। लेंथ इसकी 2a है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्यूब का और स्फीयर का। अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूब है √3a λ/ε0 और ये है 2a λ/ε0। ε0 से ε0, a लैम्डा से, तो क्या आ गया, √3/2। अब इसने बोला है इफ द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रो क्यूब एंड थ्रो स्फीयर कितना इज r, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हमें इसका रेशियो दिया हुआ कितना है बच्चों, हमें इन दोनों का रेशियो r गिवन है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू ऑफ 2/√3r। तो आप बच्चों r की वैल्यू रख दो, क्या रख दो, r की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3 से √3, 2 से 2, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 1। सिंपल हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ और किसकी, डायगोनल की लेंथ क्या होती है और हमारा डायमीटर क्या है। अब उसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आ गया तो फिर हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। सिंपल था, फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल सामने देखो बच्चों। आपको सिर्फ ये देखना है इस वाले क्वेश्चनों में कि जो आप सरफेस ले रहे हो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं। शुरुआत करते हैं S1 से। तो अगर आप S1 ध्यान से देखोगे उसमें -3q और +q आ रहे हैं। अगर मैं बच्चों S1 की वजह से निकालूंगा तो +q और -3q/ε0 यानी कि -2q/ε0। क्लियर है बात? मतलब ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गॉसियन सरफेस देखनी है और उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसे पकड़ लो। अब देखो S2 को ध्यान से, S2 के अंदर +q भी है, -3q भी है और +2q भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर आ गया 0। अगर मैं S3 की बात करता हूं, S3 ये है और S3 के अंदर -3q और 2q आ रहा है। मतलब ये देखना है बस कि उसके अंदर आ कौन कौन रहे हैं। ये आपके पास गॉसियन सरफेस है, देखो ध्यान से कौन कौन आ रहे हैं, तो 2 ही आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे S4 को, S4 बच्चों ये है, इसमें कौन सा चार्ज नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो कौन सा आ रहा है, +q/ε0। तो क्या आंसर हो गया, क्या कोई मैच कर रहा है? तो देखो S1 से मिल रहा है माइनस, तो ये वाला मिल गया, यानी कि 1 से कौन मिल रहा है, S। तो 1 से S सिर्फ ये दोनों हैं। अच्छा जी, S2 कितना है, 0, तो 0 हो गया Q, ओके ये हो गया।
3 वाला कौन सा मिल रहा है माइनस, तो ये हो गया और ये वाला ये हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सिंपल सा ऑप्शन हो गया ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, एक चार्ज है जो प्लेस्ड है जस्ट अ डिस्टेंस ए स्क्वायर शीट फ्रॉम द, इतना हमारे पास एक स्क्वायर शीट दी हुई है, उससे ए डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब हमने इससे पहला वाला जब क्वेश्चन किया था तो बच्चों उसमें जो चार्ज था वो इससे ठीक सेंटर से दिया हुआ था। अब इसमें कैसे करें, तो आप ऐसा सोचो कि अगर इसको सेंटर पर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सीट को हमें इधर भी डबल करना पड़ेगा, उधर भी करना पड़ेगा, तभी तो सेंटर पर आएगा ना। ऐसे सोचो ना, आपके पास ये सीट है, इसका ये इस वाले कोने पर है, अगर मैं चाहता हूं कि ये चीज सेंटर पर आए तो मैं क्या करूं, इसके जैसी 4 सीट लगा दूं, 4 सरफेस, यानी कि आप सोचो मैं एक क्यूब बना दे रहा हूं और ऐसा क्यूब बना रहा हूं जिसकी साइड 2a है। ध्यान से देखना क्या है बच्चों, 2a साइड का मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है ना। ये भी 2a है, ये भी 2 है, ये बना दिया। अब देखो अगर मैं इसके 4 पोर्शन कर दूं, यानी कि जो मेरे पास एक 2a साइड है, ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक 2a साइड का है, ये भी 2 है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। अगर मैं इसके बच्चों 4 पोर्शन कर दूं तो ये a होगा, ये a होगा और ये a होगा, जो ये गिवन है। तो मैंने क्या करा, एक ऐसा क्यूब बनाया जिस क्यूब की क्या साइड है, 2a। अब देखो यहां से ठीक तुम 90 पे रखोगे तो इस क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटर पर, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर से दे ही रखा है। अब हमें इसे क्यूब के अंदर लाना था, तो क्यूब के अंदर कैसे आया कि मैं क्या करूं, इसको 4 गुना कर दूं, यानी कि इस शीट के इधर भी इधर भी इधर भी, तब जाके साला ये सेंटर पर आएगा। क्लियर है बात इतनी, तो यानी कि ये ठीक इसके सेंटर पर आ गया। और आपको शीट सिर्फ ये दे रखी है 1/4 पार्ट, हाँ या ना। अब मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स होता है, तो 1/6, यानी कि एक सरफेस की अगर बात कर रहे थे क्यूब की, तो वो हमारे पास ये फ्लक्स था Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ 1/4 पार्ट। तो इससे कितना फ्लक्स होगा बच्चों, तो इसका 1/4 पार्ट कर दो तो ये आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात। तो हमें क्या करना था, पहले ऐसे मतलब कि दिमाग में ऐसा फिगर लाना था कि जिसकी वजह से ये जो शीट है और ये जो चार्ज है बिल्कुल क्यूब के सेंटर पर आ जाए। और क्यूब के सेंटर पर तभी आता जब क्या करते, हम एक ऐसा क्यूब लेते जिसकी साइड 2a होती और उसका ये एक सरफेस का 1/4 पार्ट होता। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें ये जो फ्लक्स दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 24 आ गई। आप उसमें वैल्यू रख सकते हो। हमें k/6 निकालना था, तो बहुत आसानी से आंसर आ गया कितना बच्चों, 4। बिल्कुल आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पूरा अपना गॉस थ्योरम कवर कर ली। गॉस थ्योरम से फिर हमने देखा किस तरह से हमने डिडक्शन किया कूलम्ब्स लॉ का, और फिर हमने कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन किए। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको DPP का लिंक दे दिया गया है, प्लीज़ करना ना भूलें। थैंक यू।